हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास हो जाता है, इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सम संख्याएं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती हैं, वो क्या होती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देख लेते हैं, कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है, या वे संख्याएं जिन्हें 2 भागों या समूहों में विभाजित किया जा सकता है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से संख्याएं हो जाती हैं। विषम संख्या ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, अब देखिए ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। 3 और 9 आपका है, लेकिन ये 3 से विभाज्य हो रहा है। 3 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये विषम में आता है। ठीक है ना। किसी भाषा में यानी किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए तो आप क्या क्या विधियां अपनाएंगे? किसी बालक में भाषा का विकास हम स्वयं उससे बातचीत द्वारा कर सकते हैं, ध्वनि द्वारा कर सकते हैं, शब्दों द्वारा कर सकते हैं, कहानी और कविता द्वारा कर सकते हैं। जब तक बालक सुनने में रुचि नहीं लेता तब तक बालक बोलने के लिए नए शब्द का उपयोग नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा सुनेगा ही नहीं कायदे से, तो वो किस तरह से अच्छे से बोलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। चित्रलिपि के लाभ लिखिए। अगर कोई नया या अपरिचित शब्द हो तो उसके अक्षर पढ़कर पाठक उसे उच्चारित कर सकता है। भाव चित्रों पर आधारित चित्रलिपियों में पाठकों को कभी कभी सैकड़ों या हजारों चिन्ह सीखने पड़ते हैं। चीनी भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि चित्रलिपियों का एक बड़ा लाभ है। लेखन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन की उपयोगिता कहते हैं। 48 अमरूद 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटे गए। हर बच्चे को कितने मिले? तो 48, देखिए 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, है ना। तो 6 अट्ठे 48 आपका हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि 48 अमरूद 6 बच्चों में, तो 48 अमरूद हो गए, 6 बच्चों में बांटे गए, है ना। हर बच्चे को कितने अमरूद मिले? तो आप देख ले, 6 अट्ठे 48 होता है ना। 6 अट्ठे 48, 6 नवाई 54 और 6 दशामन 60 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है आपका, है ना। तो 8 बच्चों में आपने बांटे भाई, 6 बच्चों में आपने बांटे, और कितने कितने बांटे? तो 8 बांटे। बच्चों को हासिल सहित जोड़ किस प्रकार सिखाना चाहिए? बच्चों को हम तीलियों और बंडल के माध्यम से जोड़ करना सिखाएंगे, क्योंकि जब बच्चों को आप जोड़ सिखाएंगे ना, तो जैसे आपने तीलियां रख ली तो उसमें इस तरह से आपने बच्चों को सिखाया कि देखिए ये जो तीली है ये माइनस की, ये प्लस की, यानी जोड़ घटाना। फिर इसे तीली को इस तरह रख दिया, फिर ऐसे करके कुछ रख दिया, तो ये सारे निशान आपने बच्चों को समझाए। फिर आपने जैसे मार्बल्स हो जाते हैं, पत्थर छोटे छोटे हो जाते हैं, कंकड़ हो जाते हैं, उनसे आप बच्चों को जोड़ का पार्ट, गुणे का, ये सब सिखा सकते हैं। भाग का भी सिखा सकते हैं कि ये 6 हैं या 8 हैं, आपके पास मार्बल्स, इसमें आप 2-2 सबको बांट दो, तो अब बताओ कितने कितने आए, कितने लोगों को मिले। तो बच्चों को पता है कि हमने 2-2 बांटे, यानी 4 लोगों को मिले। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सरल वाक्य से आप क्या समझते हैं? जिनमें केवल एक ही कर्ता क्रिया होता है या एक ही उद्देश्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो ये क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। पठन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना।
संस्कृत में पठ धातु में शत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। भाषाई कौशल सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाता है। किसी भाषा में लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। डिसेंट के अनुसार पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। लेखन क्या है स्पष्ट करें। लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुबोपली का चौथा क्रम लिखना है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों अक्षर के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, पठन का महत्व बताएं। तो पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पठन से बोलने और भाषण करने में बच्चे पारंगत होते हैं। लगातार पठन से बच्चों में प्रभावपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। पठन से बच्चों की विन्यास क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में नवीन बातें विचारों का समावेश होता है और पठन से उच्चारण के लिए बलाघात का अभ्यास हो जाता है। लेखन का महत्व समझाएं। लेखन का महत्व समझ लेते हैं। लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। लेखन से बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम अथवा समाप्त हो जाती हैं। लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत का ज्ञान हो जाता है। आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताएं। तो आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना, बच्चों को अक्षर बनाना सिखाना, शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना, व्याकरण का ज्ञान कराना, बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए लिखने तथा पढ़ने के क्षमता का विकास करना, धारा प्रवाह लिखना एवं पढ़ना सिखाना, बच्चों की शुद्ध शब्द भंडार में वृद्धि करना, बच्चों में गद्य एवं पद्य को सुनिश्चित रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास करना। इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता में विकास आप कैसे करेंगे। तो आरंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, आरंभिक स्तर पर बच्चों में लेखन क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को गोली बनाना बताना चाहिए। इसके पश्चात खड़ी रेखाएं बनाना बताना चाहिए। खड़ी रेखाओं के बाद बड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना बताना चाहिए। अक्षर निर्माण के क्रम में सबसे पहले बच्चों को एक तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाया जाए। इसके पश्चात दो तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाया जाए। क्वेश्चन आपका हो जाता है, आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु महात्मा गांधी जी का विचार और जे मैस्की और जे मैनरी का विचार बताएं। महात्मा गांधी के अनुसार बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व उन्हें चित्रकला सिखाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार अक्षर भी एक चित्र है। शिक्षाविद जे मैस्की और जे मैनरी के अनुसार जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उसका क्रम निम्न प्रकार होना चाहिए। जमीन पर उंगली से, श्याम पट पर चाक से, स्लेट पर चाक बत्ती से और अंत में कागज पर कलम और स्याही से लिखना चाहिए। शुद्ध लेखन के कौन कौन से तत्व हैं उसके नाम लिखिए। तो शुद्ध लेखन के 5 तत्व हो जाते हैं जो इस प्रकार है। अक्षर की बनावट, शिरोरेखा लगाना, अक्षर लिखने की गति, लिखने में स्वच्छता, लिखने में स्पष्टता। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है बताएं। तो क्रिया के आधार पर पठन के प्रकार हो जाते हैं। क्रिया के आधार पर पठन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं, सस्वर पठन कहलाता है। मौन पठन वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण नहीं करते, मौन पठन कहलाता है। मौन पठन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। उसके बाद आपका हो जाता है, आरंभिक स्तर पर पठन के उद्देश्य बताएं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, छात्रों के शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, बौद्धिक विकास करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए पढ़ना, प्रवाहपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, भाषा कौशल में निपुण बनाना, स्वराघात एवं बलाघात का समुचित प्रयोग करना, ये हो जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य बताएं। तो प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य हो जाता है शब्दों यानी बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, सुंदर अक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना, मात्रा तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करके लिखना सिखाना, मात्रात्मक त्रुटि में सुधार करना, लिखित अभिव्यक्ति में निपुणता लाना, नवीन कहानी, कविता, सूक्तियों, मुहावरों आदि के ज्ञान में वृद्धि करना।
उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के कितने गुण हैं, नाम बताएं। तो ध्वनि से आशय, भाषा की प्राथमिक इकाई को ही ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि के संबंध में कहा गया है कि धन्वते इति ध्वनि, अर्थात ध्वनि वही है जिसके द्वारा कोई शब्द, शोर, कोलाहल हो। ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों को किसी भी भाषा को लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। ध्वनि के गुण, ध्वनि के 4 गुण माने जाते हैं, मात्रा, स्वर, आघात, आवृत्ति, वृत्ति। भाषा के कितने अंग होते हैं, नाम बताएं। तो भाषा के 5 अंग होते हैं। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ हो जाते हैं। ध्वनि भाषा की प्राथमिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। शब्द, अक्षरों के अर्थपूर्ण व्याकरण समस्त अभियंत्र को शब्द कहा जाता है। रूप को पद भी कहा जाता है। शब्द तथा धातु रूप में उपयुक्त तत्व को रूप कहा जाता है। वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ, किसी भी भाषा की इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वो अर्थ कहलाता है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्वनि सस्वर यानी ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर, जो स्वर उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर का संधि विच्छेद है, सु प्लस और यहाँ पर गत्यर्थक है, ऋण धातु से बना। इसका शाब्दिक अर्थ है सुखपूर्वक गति, अर्थात जिसके उच्चारण में बाधा रहित सुविधा हो, वह स्वर है। स्वर वे व्यंजन, स्वर वे ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण में कोई अवरोध ना हो, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण, ए आई ओ आओ, अंग आ, ये स्वर हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर के अंतर्गत आने वाले अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर की मदद से होती है और व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं व्यंजन का संधि विच्छेद, वी प्लस अंजन है। अंजन शब्द अंज धातु से निर्मित है जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा तो कंठ वर्ग हो जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी, ये पूरा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चा, छा, जा, झा, यहाँ तो चा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तो टा वर्ग, ता, था, दा, धा, ना तो ता वर्ग, पाफा, बाभा, मा तो पा वर्ग, यारा, लावा तो अंतस्थ व्यंजन, और पिछड़ी शाह तो उष्म, और छत्रंगिया और आपका श्रा हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है प्राण। वायु के आधार पर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्राण के आधार पर ध्वनियों के प्रकार हो जाते हैं। प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण के आधार पर ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। अल्प प्राण, वे वर्ण जिनके चारण में कम वायु निष्कासित होती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। का, खा, चा, जा, टा, ढा, ड़ा, दा, पा, बा, मा, ग्या, ड़ा, या, रा, ला, वा आदि, ये क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण वे प्राण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निष्कासित होती है, यानी अल्प मतलब कम और महा मतलब ज्यादा, है ना, वही चीज तो हो गई। तो महाप्राण में जैसे का, घा, चा और झा, ठा, डा और धा, ये ता, धा, पा और फा, भाड़ा आदि जिन अक्षरों के साथ अंग्रेजी का एच लिखा जाता है वे महाप्राण होते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि जिन अक्षरों के साथ अंग्रेजी का एच लिखा जाता है वो महाप्राण होते हैं। जैसे खा है तो के एच खा, जी एच घा, और आपका और जो अक्षर एच की मदद से नहीं लिखे जाते वो अल्प प्राण हो जाते हैं। जैसे का तो काही, गा तो गाही। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर के एच लगा है तो वो महाप्राण हो जाएंगे, जिसमें एच नहीं लगा है वो अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है बताएं। तो उच्चारण के आधार पर ध्वनि के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि 7 प्रकार की होती है। कालक, कंठ, ताल, मूर्धा, व, दंत, ओष्ठ। कालक वे ध्वनियां जो मुख के कंकाल से उत्पन्न होती है कालक कांकल्य कहलाती हैं, जैसे विसर्ग तथा हा। कंठ वे ध्वनियां जो कंठ से निकलती हैं कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घाड़ा तथा आ। तालु इनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है, जैसे चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई आदि हो जाता है। मूर्धा इनके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है, जैसे टा वर्ग तथा ढा ढा उत्क्षिप व्यंजन। वत्स तालु के अंतिम भाग तथा मसूड़ों के स्पर्श से उच्चारित होने वाली ध्वनियां को वत्स ध्वनि कहते हैं, जैसे सा और ला। दंत इनके उच्चारण में जीभ दंत के ऊपरी भाग को छूती है, जैसे ता वर्ग। ओष्ठ इसके उच्चारण में ओष्ठ मदद करता है, जैसे पा वर्ग। ये 2 प्रकार की होती है, दंतोष्ठ, द्योष्ठ, ये हो जाते हैं आपके। उसके बाद आपका हो जाता है दंतोष्ठ इनके उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ प्रयुक्त होते हैं, जैसे वा और फा। दंत्योष्ठ इनके उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, वा
और ये माँ हो जाता है। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं बताएं। तो प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के प्रकार उच्चारण के लिए किए गए प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार यानी प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न वह प्रयत्न जो मुख विवर के भीतर से होता है, अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, विवृत और सामविवृत। बाह्य प्रयत्न मुख के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे भाई नाम ही से पता चला है बाह्य, तो मुख के बाहर जो प्रयत्न होता है ये 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 पर टिप्पणी लिखनी है, अनुनासिक, बलाघात, उत्क्षिप्त व्यंजन और आपका ये आपका हो जाता है ध्वनि भौतिक हो जाता है और भौतिक स्वरूप और मात्रा। अनुनासिक अक्षरों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुलता रहता है। जैसे छोटा ऊ, या, ड़ा, ना तथा माँ हो जाते हैं। बलाघात अक्षर या शब्दों के बोलने में जो शक्ति लगती है बलाघात कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी अक्षर या शब्द पर जोर देकर बोलते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। ये 3 स्तर पर हो सकते हैं, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, ये हो जाते हैं। इसमें बलाघात के भेद हैं। बलाघात के 3 भेद होते हैं, संगीतात्मक, बलात्मक बलाघात, रूपात्मक बलाघात। बलाघात का प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखना चाहिए वरन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अक्षर, शब्द तथा वाक्य को पढ़ते समय पाठ को आवश्यकता अनुसार या मंशा के अनुरूप बलाघात लगता है। ध्वनि भौतिक स्वरूप ध्वनि को जानने एवं पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार प्रदान किए गए हैं, इसे ही ध्वनि का भौतिक स्वरूप कहते हैं। ध्वनि को भौतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेत निश्चित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं, अक्षर, विराम चिन्ह और मात्राएं। अनुच्छेद किसे कहते हैं समझाएं। तो अनुच्छेद जो अनेक वाक्यों से मिलकर बनता है वो अनुच्छेद कहलाता है। अच्छी अनुच्छेद लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि ना हो, वाक्य में लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धि ना हो, शिरोरेखा क्या है, शिरोरेखा संबंधित कौन सी त्रुटि बच्चे करते हैं। तो शिरोरेखा से आशय, जो वर्ण अक्षर के ऊपर रेखा खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा संबंधित त्रुटियां नीचे दी गई हैं। कुछ बच्चे वर्ण या अक्षर के ऊपर रेखा नहीं लगाते, कुछ बच्चे सभी वर्ण अक्षर पर रेखा लगा देते हैं। जैसे धा, घा में अंतर नहीं कर पाना, माँ में अंतर न कर पाना। स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो स्वर देखिए ये आपके हो जाते हैं, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं या जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के भेद, स्वर के निम्न भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 5 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और लिर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण। मिश्रित स्वर जिन स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से होता है उन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे ए, आए, ओ, आओ। और छोटा आ प्लस छोटी ई ए बनता है और बड़ा आ प्लस ए बनता है, यानी सॉरी यहाँ बड़ा आ नहीं है, छोटा आ है। छोटा आ प्लस ए बनता है, छोटा आ प्लस ऊ ओ बनता है और छोटा आ प्लस ओ आओ बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं नाम बताइए। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा का पूरा स्पर्श होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, तो ये कंठ हो जाते हैं। कंठ का वर्ग, चा, छा, जा, झाइया तो चा वर्ग, टाठा, डाढ़ा तो टाठा, डाढ़ा, अड़ा तो टा वर्ग, ताथा, दाधा, ना तो ता वर्ग, पाफा, बाभा, मा तो पा वर्ग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 ऐसे होती है कि जैसे आपने 4 अंतस्थ निकाल दिया और 4 आपने ऊष्म निकाल दिया, इसको आपने माइनस कर दिया तो आपके यानी 25 रह जाते हैं। ठीक है ना, वैसे आपके 33 होते हैं ना, तो ये आप 8 निकाल दीजिए। ऊष्म व्यंजन, आप यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। जो व्यंजन स्वर में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 हैं, शरीफे वाला शाह, पिछड़ी शाह और छोटा सा और हा, ये हो जाते हैं। शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द के भेद बताएं।
तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? तो समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, नगर में, आप, विद्यालय आदि हो जाते हैं। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे धम्म, फटाफट, फटूटन इत्यादि। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद माने जाते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से बने नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। यौगिक जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, छात्रावास। योग रूढ़ जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये हो जाते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, वाचक, अभिधा। शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्य रूप से का बोध होता है उसे वाचक, अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उसे वाचक कहा जाता है, जैसे घर, नगर, सड़क आदि हो जाते हैं। लक्षणिक वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ प्रयोग किया जाता है वे लक्षणा शब्द कहलाते हैं। व्यंजक, व्यंजना। व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है न लक्ष्यार्थ। इन दोनों में उनका अर्थ भिन्न होता है, जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के भेद बताएं तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनाशवान, अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, इसी आकार को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, ये तो आप सभी लोगों को पता है और बहुत बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं ना। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण लिर, ए आए ओ आओ, अंग आह, का खा गा घा अड़ा, चा छा जा झा, या टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा और या रा ला वा। पिछड़ी शाह, ये शरीफे वाला शाह, फिर पिछड़ी शाह, फिर शाह, हा छत रंग या। वर्ण भेद स्वर व्यंजन। उपभेद हरस यानी दीर्घ प्लुत। उपभेद स्पर्श अंतस्थ ऊष्म ये हो जाते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण लिर, ए आए ओ आओ और इनमें आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और लिर हरस स्वर है। वही बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण लिर, ए ओ आओ दीर्घ स्वर है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण का, खा आदि व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। का से लेकर माँ तक व्यंजन वर्ण कुल 5 वर्णों में विभाजित है। देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके देखिए ये का वर्ग में आते हैं, चा वर्ग में आते हैं, टा वर्ग में आते हैं और ये ता वर्ग में और ये पा वर्ग। देखिए पा फा जैसे होंठ दोनों टकरा रही है तो पा वर्ग में आ जाता है। ता था यानी दांत, जीभ जो है दांतों से टकरा रही है तो ये ता हो जाता है। का खा यानी का जब बोले तो कंठ, ऐसा है ना, और चाप का हो जाता है और ये टा हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। या रा ला वा और ये क्या है, ये अंतस्थ हो जाते हैं और शा 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 और ये ऊष्म हो जाते हैं। छत्रंगियाँ संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। छत्रंगियाँ ये 3 वर्गों के ये छत्रंगियाँ ये 3 वर्णों के योग से बने होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं आप। देखिए का हलंत प्लस पिछड़ी शा तो क्षत्रिय वाला छा, ता प्लस रा तो त्रा, जा प्लस या तो ज्ञा। इसके अतिरिक्त अनुस्वार चंद्र बिंदु, अनुस्वार यानी एक ना तो यानी चंद्र बिंदु और अनुनासिक यानी चांद पूरा चंद्र बिंदु। ये देखिए अनुस्वार यानी एक बिंदु, यहाँ पे आप इसको समझ लें। इससे अनुस्वार यानी एक बिंदु, अनुनासिक यानी चांद और बिंदु, विसर्ग यानी 2 बिंदु व्यंजन के अंतर्गत समझे जाते हैं। ये किसके अंतर्गत समझे जाते हैं? तो ये व्यंजन के अंतर्गत समझे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला कुल अक्षर 52 है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है।
अब देख लेते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे रामचंद्र शुक्ल जी पर, महादेवी वर्मा जी पर, हरिवंश राय बच्चन जी पर और धर्मवीर भारती जी पर। इन पे सब पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी पर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना ग्राम नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषय को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप भी रहती है। तर्क वितर्क भाव और विचार मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों से है। रचनाएं हो जाती हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि हो जाती हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम हेमरानी वर्मा था। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि भी दी गई थी। आपका देवसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। रचनाएं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद्रपतिका, दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि आदि हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। आपका साहित्य में योगदान स्मरणीय है। यहाँ आपने काव्य, आत्मकथा आदि में से संबंधित कई रचनाएं की। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला आदि और मधुकलश ये सभी सुप्रसिद्ध हैं। धर्मवीर भारती जी के बारे में जान लेते हैं। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA.D फिल करने के बाद वहीं हिंदी विभाग में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादन होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके अलावा ये उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी हैं। आपका निधन सन 1989 ईस्वी में हो गया था। रचनाएं, कृतियां: अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि हो जाते हैं। निम्न कवि लेखकों को संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन हो जाते हैं यानी अज्ञेय। अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर जनपद में हुआ था। अज्ञेय जी आधुनिक कविता के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कथाकार, निबंधकार और गद्य की विभिन्न विधाओं में रचना करने वाले साहित्यकार थे। बाबरा, अहेरी, आंगन के पार, द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर, मुद्रा, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। आपका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919 में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि प्रसिद्ध काव्य रचनाएं इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। सन 1994 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रेमचंद्र आपका हो जाता है, जो प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं, इन पर देख लेते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें उर्दू का विशेष ज्ञान था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए ये एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। इनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। किस नाम से? तो नवाब राय के नाम से। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। रचनाएं एवं कृतित्व: सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी,
प्रेरणा, समर, यात्रा, पंचप्रसून, नवजीवन आदि। उपन्यास देवासदन, प्रेम श्रेय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। अब ये अपूर्ण है, ये नहीं पूरी हो पाई थी। नाटक, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि हो जाते हैं। भाषा शैली, प्रेमचंद्र का विशाल कहानी साहित्य मानव इतिहास तथा मानवता के हृदयस्पर्शी एवं कल्याणपूर्ण चित्रों से परिपूर्ण है। इनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंधा तथा आत्माराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, छायावाद के आधार स्तंभ। जयशंकर प्रसाद का जन्म सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। अल्पायु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का देहावसान हो गया था। वे महान कवि और प्रतिभाशाली कथाकार थे। कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 48 वर्ष की अल्पायु में ही 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कृतियां एवं रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। चित्राधार, कानन, कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, ध्रुवसाम्नी, जय का नाग यज्ञ, एक घूट आदि इनके प्रमुख नाटक है। उपन्यास, कंकाल, तितली आदि हो जाते हैं। कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, सलीम ग्राम आदि हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव जनपद झांसी में हुआ था। पिता का नाम रामचरण था। गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। कृतियां और रचनाएं, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, जयद्रथ, वध, त्रिपतगा, कुणाल, गीत, विश्व वेदना, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिडिंबा, रंग में भंग, किसान आदि, चंद्रहास, तिलोत्तमा तथा अनग गीत। नाट्य उनका काव्य सप्तम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष माह की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। कृतियां रचनाएं, भक्ति सर्वस्त्र, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रय, वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका, भारत, वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयवनी, विजय पताका, बंदर सभा, बकरी विलाप, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है जीवन सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में अब देखना है। जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा यहाँ पे जनपदांतर्गत कोसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया था। पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई थी। कृतियां एवं रचनाएं, काव्यवाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपद, पुरुषोत्तम राम, पतझड़, गीत हंस, गीत पर्व, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरम ये हो जाते यानी चिदम्बर हो जाते हैं। गीत नाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, उपन्यास, हार, कहानी संघर्ष, 5 कहानियां। रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर अब मुंगेर सराय जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। काव्य और रचनाएं, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, बारदूला, विजय, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, हिमालय, धरा के उस पार, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, गीत, कलिंग, विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि, अश्व, आकाश, आंख, आम, इंद्र, ईश्वर, कमल, कपड़ा, कोयल, खग। तो इसमें देख लेते हैं
यहाँ पे आपका हो जाता है अग्नि। अग्नि आग, अनल, पावक, दब, धूम्र केतु, हुताशन, ज्वाला। अश्व है, तुरंग, घोटक, घोड़ा, आकाश, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, पुष्कर, गगन, आँख, लोचन, नयन, नेत्र, विलोचन, अम्बक, आम, आम्र, पिकम्बु, अमृतफल, फल श्रेष्ठ, रसाल। इंद्र, सुरपति, शक, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, अज, दीनानाथ। कमल, उपम, अरविंद, पंकज, अम्भोज, राजीव, नीरज, जलज, कोनद, वारिज। कपड़ा, चीर, परिधान, पट, अंबर, वस्त्र। कोयल, पिक, कोकिल, श्याम, काक, पाली, कल, घोष, खग, विहग, विहंग, पक्षी, चिड़िया, पखेरु। गणेश, विनायक, एकदंत, गजानन, लंबोदर, गणपति, गजबदन, गौरीसुत, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, अलकनंदा। गृह, सदन, भवन, मंदिर, निकेतन, ओक, मकान, घर। गाय, गौरी, गऊ, धेनु, गैया, गौ, सुरभि। चंद्रमा, निशा, नाथ, इंदु, शशि, सुधाकर, हिमांशु, निशापति, हिमकर, चपला, विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित। जल, पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, जीवन, जगत, संसार, भव, जक, लोक, दुनिया, विश्व, तालाब, तगाड़, सर, जलाशय, कसार, ताल, सरसी, सरोवर, पोखर, वृक्ष, तरु, विटप, पेड़, पादप, द्रुम। दिन का, दिवस, वासर, वार, हन। ये सब हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दामिनी, दिनांक, दूध, नदी, पवन, पिता, पुत्र, पृथ्वी, बादल, भ्रमर। तो दामिनी, चपला, तड़ित, पति, प्रभा, चंचला, प्रभा। दिनांक, तारीख, तिथि, मिति। दूध, क्षीर, पय, पीयूष, गोरस, दुग्ध। नदी, सरिता, तरंगिनी, पैश्वनी, लहरी, सीर, तरंगवती, तटिया। पवन, वायु, समीर, हवा, मारुत, अनिल, प्राण। पिता, जनक, बाप, तात, वालिद। पुत्र, तनय, आत्मज, सुत, लड़का। पृथ्वी, भूमि, अचला, धरा, वसुंधरा, वसुधा। बादल, मेघ, नीरद, जलधर, जलद, पयोधर। और आपका भ्रमर का मधुकर, मधुप, अली, भृग, भौरा, मधुराज। ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, मोर, यमुना, वायु, समुद्र, सरस्वती, सोना, सूर्य, हाथी, हिरण। पर्यायवाची शब्द है माँ, मातु, माता, मात्र, जननी, धरती, जनित्री, अंबिका, जनदात्री। मोर, मयूर, केकी, कलापी, शिखी, नीलकंठ, हरि। यमुना, कालिंदी, कृष्णा, यमुना, कालगंगा, भानुजा। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत। समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, रत्नाकर, सरस्वती, भारती, शारदा, वीणा, वागीश, श्री, गिरा, भाषा। सोना का, स्वर्ण, कंचन, कनक, जातक, सुवर्ण। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। हाथी का, हस्ती, गज, करी, कुंजन, दंती, गजेंद्र। हिरण का, मृग, हरिण, सुरभि, कुरंग, सारंग। ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भाव तथा विचार को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो भाषा की विशेषताएं, भाषा ध्वनिमय है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा परिवर्तनशील है, और आपका हो जाता है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाता है भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रीय भाषा। बोलियां, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह में तथा घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा, किसी बोली को जब व्याकरण से परिनिष्ठित किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, जैसे हिंदी। राष्ट्रीय भाषा, किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप में बहुसंख्य जनता द्वारा व्यवहार से ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीति और सामाजिक शांति के आधार पर राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। लिपि किसे कहते हैं,
देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। वर्ण अक्षर क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण अक्षर, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। अक्षर का अर्थ है अनाशवान, अतः जिसका विभाजन नहीं किया जा सके वो वर्ण है। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्णों के प्रकार, स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती स्वर कहलाते। स्वर के भेद, हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋ। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। व्यंजन क्या है? इसके भेद है। व्यंजन का अर्थ वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद निम्न है। स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मां तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन या लाभा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जिह्वा, मूल, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी आव्य या पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अतः ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। ऊष्म स्वर, इन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इनकी संख्या 4 है। श, श, ह और सा ऊष्म व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण हैं। निम्नलिखित में का, गा, चा, जा, आ, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा तथा या, रा, ला, वा ये हो जाते हैं महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में तथा अधिक गति से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। निम्न है खा, घा, छा, चा, छा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा, सा, शा, शा, हा ये हो जाते हैं। किन्हीं 9 रचनाकारों के 2 उपन्यासकारों के नाम बताएं तथा किन्हीं 5 रचनाकारों के एक नाटक का नाम बताएं। यहाँ पे आपका हो जाता है आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर प्रेमचंद्र, गोदान, गबन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, जयशंकर प्रसाद, तितली, कंकाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, अध, खिला, फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला, आंचल, प्रति, परिकथा, दीर्घ, तपा, तीसरी कलम, भगवती चरण वर्मा, पतन, चित्रलेखा, 3 वश, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, राहुल सांकृत्यायन, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी सॉरी यहाँ पे शेखर है, नाटक, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, रुद्र स्वामिनी, विशाख, राजश्री, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रुक्मणी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, उत्तर प्रियदर्शी, भारतेंद्र, हरिश्चंद्र, रत्नावली, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पाखंड, विडंबन, धनंजय, विजय, कर्पूर मंजरी, वेदिकी, हिंसा न भवती। किन्हीं 10 प्रसिद्धि लेखकों की कहानियां अथवा निबंधों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, आंधी प्रतिध्वनि, विशाख दत्त, राजश्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, प्रेमचंद्र, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, राहुल सांकृत्यायन, कन्हेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी, सप्तमी के बच्चे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, दिल्ली दरबार, दर्पण, वेश्यता और भारतवर्ष, सुलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य के प्रति दृश्य रसबोध के विविध रूप, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें, भारतीय एकता, शुद्ध कविता की खोज,
महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं अबला और सबला। श्रद्धा अज्ञेय स्मृति छेदी आत्मपरक केंद्र और परिधि सर्जना और संदर्भ। कविता महादेवी वर्मा। रश्मि नीरजा सांधि गीत दीपशिखा यामा निहार। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की रचना की अवधारणा बताएं। तो शब्दों व पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पतंजलि के अनुसार वर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषता नीचे दी गई है। वाक्य शब्दों का समूह है। वाक्य पूर्ण अथवा अपूर्ण हो सकता है। और आपका हो जाता है वाक्य भाषा की इकाई है। वाक्य में एक सामयिक क्रिया भाव अवश्य होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। वाक्य की रचना की प्रमुख चार अवधारणाएं हैं, शब्द क्रम, अव्यय, लोप, आगम। वाक्य के भेद बताएं। वाक्य के भेद हैं, वाक्य के प्रमुख भेद नीचे दिए गए हैं। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, निषेध सूचक, विधान सूचक, विस्मयादि सूचक, इच्छा सूचक, संदेह सूचक ये हो जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य निम्न प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कविता की विशेषताएं बताएं। कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? कविता की विशेषताएं। कविता रस छंद अलंकार से परिपूर्ण होती है। कविता संगीत में हो विचार है। कविता सत्यम शिवम सुंदर पर आधारित होती है। कविता से रसानुभूति होती है। कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, व्याख्या विधि, अभिनय विधि, गीत विधि, अवबोध विधि और समीक्षा विधि और व्यास विधि आदि। वाक्य के प्रकार बताएं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रिया हो, उसमें सरल वाक्य कहते हैं। अर्जुन घर जाता है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक होते हैं, जैसे किंतु और आदि से जुड़े होते हैं। जैसे वो घर गया लेकिन वो वापस नहीं आया, है ना, ऐसे करके। जैसे रात ठंडी है और चारों ओर घना कोहरा है। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य होते हैं। और इसमें क्या है कि संयुक्त वाक्य होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। और इसमें क्या है मिश्रित वाक्य में कि एक प्रधान वाक्य होते हैं, जैसे तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओगे, जैसे तुम्हारे लिए ही बात हो रही है मिश्रित वाक्य में। लेकिन क्या कह रहे हैं कि तुमको डरना नहीं चाहिए, अब तुम्हारे लिए ही बात हो रही है कि तुम पहाड़ पर चढ़ जाओगे, है ना। और यहाँ पर जैसे जो संयुक्त वाक्य है, रात ठंडी है और चारों ओर घना अंधकार है या कोहरा है, इस तरह से। फिर उसके बाद भाषा और बोलियों में अंतर बताएं। तो भाषा, बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बोली कुछ ही किलोमीटर पश्चात बदल जाती है, जबकि भाषा एक संपूर्ण राष्ट्र की होती है। बोली क्षेत्रीय होती है। बोली का अधिकार रूप मौखिक होता है, जबकि भाषा का रूप कैसा होता है? तो लिखित होता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जब दो अलग अलग व्यंजनों की ध्वनि आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का प्लस शा तो क्षत्रिय वाला शा, क्षमा क्षमता, क्षति, जा या तो ज्ञा यानी ज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ, और त्र तो पत्र, छात्र, निकाल, ये सब हो जाते। कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। जैसे कृतवाच्य का उदाहरण, रेखा चाय बनाती है ना। राकेश लेखन करता है। पुलिस ने चोर को पीटा, मैं चल नहीं सकूंगा। पिता ने बच्चों को पीटा, अर्जुन लिख नहीं सका। अब क्रमवाची का उदाहरण है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, अनीता द्वारा कविता रची गई, शेर द्वारा बकरी मारी गई, अध्यापक द्वारा बच्चे पीटे गए। अब यहाँ क्या था कि अध्यापक द्वारा, है ना, शेर द्वारा, तो यहाँ पे क्या है क्रमवाच्य है और वहां पे क्या है तो कृतवाच्य है ना। तो कृतवाच्य और क्रमवाच्य में देखिएगा क्या अंतर है। क्रमवाच्य में मतलब किसी के द्वारा वो काम किया जा रहा हो, वो कर्मवाच्य हो जाता है। वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा उद्देश्य हो तो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अनीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन घर जाता है, पवन पुस्तक लिखता है। मिश्र वाक्य वो है जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य सम्मिलित हो। तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए। तो ये क्या है? ये मिश्रित है कि तुम्हारे लिए ही दोनों बातें कही जा रही हैं कि तुमको जल्दी जाना चाहिए, तुम्हारा
पहला घंटा छूट न जाए। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वह वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो और वे उपवाक्य लेकिन किंतु परंतु वे यद्यपि आदि तथापि से जुड़े हों। जैसे आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। देखिए आंधी चल रही है और दूसरा वाक्य देखिए एक उपवाक्य है, वाक्य फिर उसके बाद उपवाक्य है। तो आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल हो रही है और वहां पे क्या था मिश्र वाक्य में कि तुमको जल्दी जाना चाहिए जिससे तुम्हारा पहला पीरियड छूट ना जाए। और आंधी चल रही है अलग चीज हो गई और सड़कों पर धूल उड़ रही है ये चीज, मतलब उसी से रिलेटेड है मगर बात कही जा रही है। मोहित सो रहा है लेकिन उसकी माँ बीमार है। अब देखिए मोहित सो रहा है लेकिन यहाँ पे लेकिन से जुड़ा है ना, और से जुड़ा है, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अथवा संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से बनते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य छांटिए। रोहित पुस्तक पढ़ता है, तो ये तो आपका सरल हो गया है ना। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भरा है, तो ये कैसा हो गया? ये संयुक्त वाक्य है ना, जुड़ा हुआ है और यानी और से जुड़ा है यानी संयुक्त है। तुम्हें मंदिर जल्दी जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट ना बंद हो जाए, ये क्या है? ये आपका हो जाता है मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य है। सोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि, ताकि क्या है? तो मिश्रित हो जाता है ना, ताकि वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ सके। रोमा चाय बना रही है, तो सरल है। निम्न वाक्यों में सरल मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य छांटिए। रात अंधेरी है और आंधी में घर से दूर हूँ, मतलब मैं ही हूँ। रात अंधेरी और आंधी में घर से दूर हूँ, तो कौन सा है? और लगा हुआ यानी संयुक्त वाक्य है। आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबा, यानी आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग और सूर्य पश्चिम यानी संयुक्त। गोपाल खाना खा रहा है यानी सरल। बाबा राघोदास का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट गए, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाता। मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहां भेजा उसे उसने फाड़ डाला, उसने फाड़ डाला, वहां भेजा उसने फाड़ डाला, मिश्रित वाक्य। अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं? अपठित बिना पढ़ा हुआ है ना। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भाव को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य और पद दोनों आते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाती, जीवन को पहुंचाती हैं। जब कोई नहीं पहुंचता, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे संवाद, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती संजोकर। दिए हुए पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? ईर्ष्यालु कौन नहीं होता? तो दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चींटी है और चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो संवाद द्वारा। और ईर्ष्यालु कौन नहीं होता है? तो चींटियां नहीं होती हैं। तद्भव तथा तत्सम शब्दों में आप क्या समझते हैं? तो तद्भव, तद्भव शब्द तत्भव से मिलकर बना है जिसका अर्थ है विकसित करना या उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। अनाज, अंगार, अंजलि आदि हो जाते हैं। उसके बाद है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द तत्सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरणार्थ अर्पण, उच्च, उज्ज्वल आदि। तत्भव, तत्सम। आधा, आद्र, आंसू, अश्रु, उछा, उत्साह, उज्ज्वला, उज्ज्वल, आभूषण, आभूषण, 81, इकाशीत, इकाशीत, अंश, अंश, अंगोछा, अंग, प्रोछा, 18, अष्टादश, अक्षर, अक्षर, अमोल, अमूल, अनाड़ी, अनर्थ, अजान, अज्ञान, अंधेरा, अंधकार, एका, एक के। और यहाँ पे देखिए ईख, इक्षु, ईशा, ईशा, अगवा, अग्रणी, अक्षत, अक्षत, अर्पण, अर्पण, आज, अर्ध। और यहाँ पे आपके हो जाते हैं और भी हैं, काफ़ी हैं। होठ, ओष्ठ, कंधा, स्कंध, केला, कदली, वेल, वृक्ष, बहेड़ा, विभीतिका, भादो, प्रादभद, भौं, भुकृति, भगत, भक्त। और इसमें है आपका मानुष, मनुष्य, रात, रात्रि, सेठ, श्रेष्ठी, सुहाग, सौभाग्य, साखी, साक्षी, साक्षी, सन्यासी, सन्यासी, साहित्यिक, साहित्यिक, सपना, स्वप्न।
यहाँ पे देख लेते हैं। आज अध कपूत कुपुत्र किशन कृष्ण कारज कार्य काठ काष्ठ कुटुंब कुटुंब कुंजी कुंजिका क्रोधी क्रुद्ध कपड़ा कर्पण कवल कमल खेत क्षेत्र काजल कज्जल गवार ग्रामीण गधा गधप हो जाता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के भेद बताएं। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। खाना पीना पढ़ना सोना आदि हो जाते हैं। क्रिया के भेद हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है अर्थात उसमें कर्म निहित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो आम खाता है, तुम घर जाते हो। स्पष्टीकरण, वहाँ यह तथा तुम करता है तथा खाता है एवं जाते हो क्रिया है। आम तथा घर कर्म है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम जाते हैं, वे खाते हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ हम तथा वे करता है तथा जाते हैं हम खाते हैं क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, साधन, महत्व, उद्देश्य तथा विशेषताएं बताएं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ जिन विचारों भाव को बोलकर वाणी द्वारा प्रकट करते हैं उसी को मौलिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यहाँ पे क्रिप्शन के अनुसार किसी भाव को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करने की तरह अर्थात बोलने की अभिव्यक्ति अति सरलतम है। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, विचार विमर्श आदि हो जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, मौखिक अभिव्यक्ति ही लिखित भाषा की आधारशिला है। मौखिक अभिव्यक्ति को सरलता से समझा जा सकता है। भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही आरंभ होती है। बालक जन्म के समय से ही मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य छात्र में बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता उत्पन्न करना, रचना के रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, बालकों में भाषाई अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करना, शब्दों को समझकर उचित स्थान एवं समय पर प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना, बालकों में अर्जित ज्ञान अथवा विचारों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग, सशक्त भाषा का प्रयोग, कथन एवं प्रभाविता, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग ये हो जाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति क्या है, इसके साधन तथा विशेषताएं बताएं। मन के भाव विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षा में 4 बिंदु महत्वपूर्ण है: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, संबद्धता। पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, सार लेखन, विवरण, नाट्य, आख्यान लेखन आदि हो जाते हैं। विशेषता, लिखित अभिव्यक्ति से ही बालक को भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बालक लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही विचारों का संरक्षण या संवर्धन कर सकता है। संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचय लिखित अभिव्यक्ति से हो पाता है। क्रियाशीलता का विकास, बालकों के उच्चारण में शुद्धता के कारण बताए। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, मानसिक संतुलन, प्रयत्न, लाघव, शारीरिक विकार, अक्षर व मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, अशुद्ध उच्चारण करने वालों का संपर्क। बच्चों के उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय बताएं। तो बच्चों के उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय, कक्षा में स्वर वाचन करवाकर उच्चारण दोष दूर कर सकते हैं। वर्तनी तथा उच्चारण दोषों कौशलों पर साथ साथ ध्यान देकर भी उच्चारण शुद्धता लाई जा सकती है। वाचन द्वारा बालकों को भावानुसार आरोह अवरोह तथा लय के साथ पढ़ने के अभ्यास कराया जा सकता है। बालकों में टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो आदि के साथ उच्चारण करवाना। पठन क्षमता, पठन की क्षमता अवरोध को दूर करने का सुझाव बताएं। पठन क्षमता को दूर करने के उपाय, बालकों में चशुगति एवं पठन में सामंजस्य स्थापना का अभ्यास कराया जाए। पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले तथा अर्थ ग्रहण करता हुआ पढ़े, ऐसा उनको अभ्यास कराया जाए। पठन हेतु बालकों को बालगीत, छोटी छोटी कहानियां आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों को कहानी सुनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो बच्चों को कहानी सुनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कहानी डरावनी न हो, कहानी में प्रेरक प्रसंग हो, कहानी कोई ना कोई संदेश देती हो, अध्यापक की सूचक होना चाहिए, कहानी ही भाषा बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को सुनने एवं याद करने संबंधी दशाएं बताएं। कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को सुनने याद करने संबंधी दशाएं। कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं याद करना। बातचीत, संवाद, विचार विमर्श एवं घटनाओं को सुनकर समझना एवं याद करना। निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कबीर, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। तो कबीर सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म 1455 में वाराणसी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने करवाया था। नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर जी को
लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में 2 क्रमशः पुत्र एवं पुत्री भी इनके पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनके इस कथन से स्पष्ट होता है, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि हुए और संवत 1575 ईस्वी में मगहर में इनका देवसान हो गया। रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रमैनी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में वो स्थान प्राप्त हुआ है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि तथा वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में यह दोहा सुप्रसिद्ध है। संवत 1500 विषय तरिणी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 1447 ईस्वी में हुआ था। रत्नावली नामक महिला से इनका विवाह हुआ था। आप राम भक्ति हेतु सुप्रसिद्ध कवि थे। तुलसीदास का देवसान सन 1680 से और ईस्वी 1623 ईस्वी में हुआ था। रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि हैं। जब इनका विवाह हो गया था तब ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज़्यादा लीन थे। तो इनकी पत्नी ने इन्हें एक दोहे के द्वारा इनको बताया था, तो इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और उन्होंने क्या किया था, घर बार सब छोड़ के और ये उपासना में लग गए थे, है ना। तो जब ये प्रेम में बहुत ज़्यादा इनके लीन हो गए थे तो इनकी पत्नी ने क्या कहा था, एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई तो वो दौड़े हुए चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बारिश नहीं देखा और एक लाश थी यानी मृत शरीर था, उसको लट्ठा समझकर उस पर बैठ गए। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास करके और अपनी पत्नी तक पहुंच गए। तब इनकी पत्नी ने कहा था कि लाज न आई आपको दोरे आयु नाथ, अस्ति चर्ममय देह यहाँ ता सो ऐसी प्रीत न ता, नेको तो होती राम से तो काहे भवभीत बीता। अर्थात रत्नावली कहती है कि इस हाड़ मास के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारा लगाव है उसकी आधी भी अगर प्रभु राग से होती तो तुम्हारा जीवन सवर गया होता। तो ये इतने ज़्यादा जब इन्होंने ये चीज़ कही थी तो बहुत ज़्यादा इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फिर इन्होंने घर बार सब छोड़ दिया था। और उसके बाद देख लेते हैं कि रचनाएं तो हम लोग देख चुके हैं, रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि ये सब हो जाते हैं। बिहारी जी के बारे में समझ लेते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जयसिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राजा जयसिंह पर बहुत अधिक पड़ा। उन्हें अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी का निधन हो गया। रचनाएं बिहारी सतसई। सूरदास महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अति प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया था। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सारावली आदि हो जाती हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इनके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं हो पाता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे से विपरीत हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का महत्व बताएं। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन खुद से सीखने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को उनकी रुचि की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चित्रों वाली किताबों का उपयोग करने से छात्रों में सीखने की रुचि बढ़ाई जा सकती है तथा छात्र रंगीन किताबों को और आकर्षित होकर मन लगाकर पढ़ते हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर बताइए। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसे मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, झा और फा। अल्प प्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे का, गा, चा और पा। इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में भेद बताएं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। लिखना सिखाने हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का क्या मत है। मॉन्टेसरी की पद्धति व्यक्तित्व मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तावित ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। मॉन्टेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना और पढ़ना सिखाने की विधियां
सर्वथा नवीन है। प्रथम बार किसी शिक्षा शास्त्री ने लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया है। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर बताएं। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन, इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों का अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक जल पक्षी, हंस हंसने की क्रिया, धूल गांव, मुंह धुंधले, कुआं चांद कांच आदि हो जाते हैं। लेखन में अशुद्धियों के कारण बताएं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो वर्तनी सुधार हेतु कक्षा में किए जाने वाले सुधार लिखिए। तो रेफ या रफा यानी रकार की मात्रा का सही ज्ञान न होना, इस कारण कर्म को कर्म तथा कृपा को कृपा लिख देना। शिर रेखा का अशुद्ध प्रयोग करना, धा और घा तथा माँ एवं भा में अंतर नहीं करते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक को महत्व नहीं देना तथा अनुस्वार का स्थान बदल देना। मात्रा संबंधी अशुद्धियां करना, ह्रस्व तथा दीर्घ मात्राओं में अंतर न समझ पाना, वर्णों का अनावश्यक लोप कर देना, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, एक वचन तथा बहुवचन संबंधी अशुद्धियां कर देना। जैसे नारी से नारियां तथा लड़की से लड़कियां, वर्ण संबंधी अशुद्धियों कर देना। अशुद्धियों को दूर करने के उपाय शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन का अभ्यास करना, 12 खड़ी का अभ्यास करना, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान करना, लिपि का समुचित ज्ञान देना, वाचन का ठीक प्रकार अभ्यास करना, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करना, शब्द पुस्तिकाएं बनवाना, शब्दकोश का प्रयोग करना, ये सब आपके हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका है श्रवण कौशल के उद्देश्य बताएं। श्रवण कौशल तो यहाँ पे आपका है दूसरों की बात को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, वक्ता के मनोभाव को समझने में निपुण बनाना, ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना। कविताओं के प्रकार बताएं। तो कविताओं के 3 प्रकार होते हैं। गीत कविता, यह कविता छंद मुक्त होने के साथ मजबूत विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। ज्यादातर कविताओं, खासकर आधुनिक कविता गीत कविताएं। कथा कविताएं, यह कविता एक कहानी कहती है, इसकी संरचना एक कहानी की तरह दिखती है, यानी संघर्ष और पात्रों का संभाषण, कथात्मक चरमोत्कर्ष। वर्णनात्मक कविता या कविता दुनिया का वर्णन करती है जो कवि के चारों ओर है। इसमें कवि विस्तृत कल्पना और विशेषणों का उपयोग करता है या कविता की अन्य की तुलना में बाह्य केंद्रित होती है, जो कि अधिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर देती है। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताएं। आधुनिक शिक्षा में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। गणित मनुष्यों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय का पाठ पढ़ाने एवं भावनाओं को विकसित करने में सहयोग करती है। संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखें। तो आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती एवं व्याख्या के प्रश्नों का अध्ययन करना आरंभ होता है। इस कार्य हेतु सर्वप्रथम निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। बालकों को गिनतियों संख्या के प्रश्नों का अध्यापन कैसे किया जाए, वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं, बालक के मानसिक स्तर का अध्ययन करना, गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है, बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएं। बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ सिखाने के लिए पहले लकड़ियों का बंडल बनाने को कहें और सारी तीलियों को गिनकर बंडल बनाया जाए। 2 बच्चों को राम और श्याम बनाकर 10 तीलियां राम को, 8 तीलियां श्याम को अब जोड़ दें। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। लेखन अभिव्यक्ति शिक्षण की अधोलिखित विधियां हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की अधोलिखित विधियां, रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में छात्रों को सुलेख की मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है। इसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप लिखे होते हैं। बालक इन पर पेंसिल घुमाकर अक्षर व शब्द लिखने का अभ्यास करता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर या बालक अपनी कॉपी में अभ्यास या अक्षर शब्द लिख देता है, बालक उसकी हूबहू नकल करके लिखने का अभ्यास करता है। मॉन्टेसरी विधि, इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ता अथवा गत्ते से बने वर्णों में कटआउट से बाहर पेंसिल घुमाता है। इस तरह बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होता है तथा उसे लिखने का अभ्यास करता है।
कॉक विधि। इस विधि में बालक के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है तथा बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द लिखता है और मूल वाक्य से मिलाकर अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करता है। वर्ण परिचय। इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद मात्राओं और वर्णों के मेल से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। शब्द द्वारा अक्षर ज्ञान। इस विधि में शब्दों द्वारा बालकों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। इस हेतु चित्र या वस्तु को दिखाया जाता है तथा कबूतर का चित्र का, खरगोश का चित्र खा। वाक्य द्वारा अक्षर ज्ञान। इसमें वाक्यों द्वारा अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि लिखने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। चित्र विधि। इसमें चित्रों की सहायता से शब्दों और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। थैंक यू।